हेलो हल्द्वानी के सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रीति शर्मा लाइब्रेरी साइंस डिपार्टमेंट से आपके साथ जुड़ रही हूँ और आप मुझे सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पर। ये उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का सामुदायिक रेडियो है। मैं आपके साथ 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस का दूसरा पार्ट डिस्कस करने जा रही हूँ। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फर्स्ट 3 लॉज के बारे में, जो इस प्रकार थे। पहले हमने डिस्कस किया था पुस्तकें उपयोग के लिए हैं, दूसरा हमने डिस्कस किया था प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, और तीसरा प्रत्येक पुस्तक को उसकी पाठक मिले। अब हम डिस्कस करते हैं 4th लॉ के बारे में, सेव द टाइम ऑफ यूजर। यहाँ पर कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम अपने पाठक के बहुमूल्य समय को बचा सकते हैं और इन बिंदुओं को हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्लासिफाइड अरेंजमेंट मीन्स हम पुस्तकों को या बुक्स को इस प्रकार से अरेंज करेंगे ताकि यूजर के टाइम का बचत हो सके। तो हम एक प्रकार के ऑथर या सब्जेक्ट के बुक्स को एक प्रकार से अरेंज करेंगे। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन सर ने भी इसके लिए एक पैटर्न दिया था, जिसमें एक ऑथर की बुक्स या फिर एक सब्जेक्ट की बुक एक साथ रखी जाती है, जिससे कि किसी भी यूजर को आसानी से बुक्स एक साथ मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई यूजर मुंशी प्रेमचंद की बुक्स चाहता है तो हम मुंशी प्रेमचंद की कलेक्शन को एक साथ अरेंज कर सकते हैं और उनकी जितने भी नाटक हुए हैं या उनकी जो आलोचनाएं हैं या फिर उनकी जो प्रशंसा है, तो इन सारे कलेक्शन को एक साथ रख सकते हैं, जिससे कि सपोज जब कोई यूजर आता है और एक उसे उनके नाटक की बुक चाहिए, तो उनके नाटक के साथ साथ भी उनके अलग कलेक्शन के बारे में उस यूजर को पता चल सकता है और वो फ्यूचर में भी अगर कोई दूसरी बुक उनसे रिलेटेड चाहिए होती है उसे, तो उसी पर्टिकुलर कलेक्शन में जाकर वह यूजर उस बुक्स को ले सकता है। इस प्रकार से हम यूजर्स के टाइम को सेव कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कैटलॉग कार्ड या फिर कह सकते हैं कैटलॉग रजिस्टर, और आज की भाषा में बात की जाए तो यह ओपेक का नया रूप ले लिया है, जिसने की ऑनलाइन पब्लिक एसेट्स कैटलॉग। तो ये अभी जैसे कि मैंने लास्ट डिस्कस किया, कैटलॉग कार्ड यानी कि एक प्रकार का ये कार्ड होता है जिसमें एक क्लासिफिकेशन नंबर होता है जो कि उस सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, और इस कार्ड में बुक्स की सारी डिटेल जैसे कि ऑथर, टाइटल, पब्लिकेशन, किस तरह के कंटेंट है, इन सारे डिटेल्स का विवरण दिया होता है। और पहले जमाने में इसे लकड़ी के बॉक्स में, जिसे हम कैटलॉग कार्ड कैबिनेट के नाम से जानते थे, उस कार्ड में डिक्शनरी ऑर्डर या अल्फाबेटिकल ऑर्डर से ही अरेंज होता था और यूजर्स इस कैटलॉग कार्ड के माध्यम से पर्टिकुलर बुक्स को सर्च कर सकता था। और कहीं कहीं ये कैटलॉग कार्ड ना होकर एक रजिस्टर के फॉर्म्स में अवेलेबल होते हैं, जिनमें यही विवरण एक रजिस्टर में दिया होता है और सेम डिटेल होती है, जैसा कि ऑथर, पब्लिकेशन और टाइटल, ये सारी डिटेल्स अवेलेबल होती है। और इस रजिस्टर के माध्यम से भी यूजर बुक्स को सर्च कर सकता है और अपने समय को बचा सकता है। और अभी इस डिजिटाइजेशन के युग में और डिजिटल लाइब्रेरी के या फिर जहां भी लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का यूज हो रहा है लाइब्रेरीज में, तो वहां पर ऑनलाइन पब्लिक एसेस कैटलॉग है। यहाँ पर भी इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से यूजर बुक्स को सर्च करता है। इसमें भी सेम प्रकार का ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग होता है और इसमें भी हम यूजर द्वारा बुक्स को सर्च कर सकते हैं, उसके ऑथर के अकॉर्डिंग या फिर सब्जेक्ट के द्वारा सर्च कर सकते हैं या फिर सीरीज के अकॉर्डिंग सर्च कर सकते हैं या फिर क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग, मतलब डिफरेंट तरीकों से हम बुक्स को सर्च कर सकते हैं। यह एक प्रकार का ऑनलाइन कैटलॉग होता है, बस इतना ही स्वरूप बदला है, बाकी सब कुछ सेम है। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, ओपन एक्सेस। अपनी बुक्स के कलेक्शन को ओपन रखना चाहिए, जिससे कि हम यूजर्स, कोई भी यूजर आसानी से उस बुक्स को सर्च कर सकता है और अपने नीड के अकॉर्डिंग उस कंटेंट को देख के अपने बुक्स को पढ़ सकता है या फिर इशू करा सकता है, जिससे कि उसे स्टाफ के पास नहीं आना पड़ेगा और उसे ऑटोमेटिक उसके टाइम की बचत होगी। अब हम बात करते हैं रेफरेंस सर्विस की। मतलब इसमें क्या होता है कि यूजर्स अपनी क्वेरी लाइब्रेरी स्टाफ के सामने रखते हैं और जो लाइब्रेरी का स्टाफ होता है उनकी मतलब क्वेरी का सोल्यूशन उन्हें प्रोवाइड कराता है। तो ये 2 प्रकार की होती है जनरली, रेडी रेफरेंस सर्विस और लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस। रेडी रेफरेंस सर्विस में हम अपनी यूजर्स की क्वेरी को विद इन 5 मिनट सॉल्व करते हैं और
लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस में ये जो ड्यूरेशन होता है बस उसकी रेंज बढ़ जाती है, वो 5 to 30 मिनट या फिर कहीं कहीं यूजर्स की डिमांड के अकॉर्डिंग 1 से 2 दिन तक का भी समय ले सकते हैं। तो बात करें अगर रेडी रेफरेंस सर्विसेज की, तो रेडी रेफरेंस सर्विसेज हम उनकी जो क्वेरी होती है मतलब विद इन अ 5 मिनट हमें उन्हें शॉर्ट आउट करना होता है, और इसमें जो हम यूज करते हैं जिन रिसोर्सेज का, वो एक प्रकार के डिक्शनरी हो सकते हैं, इंसाइक्लोपीडियाज हो सकते हैं, या फिर एल्मेनेक हो सकते हैं, एटलस हो सकते हैं, बायोग्राफीज हो सकती हैं, डायरेक्टरीज हो सकती हैं, डिक्शनरीज हो सकते हैं, गजेटियर हो सकते हैं। मतलब इन सब सोर्सेज के माध्यम से हम उनकी तुरंत कोई भी अगर वो क्वेश्चन पूछे तो हम इन सब रिसोर्सेज के माध्यम से उनकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। और अगर बात की जाए लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विसेज की, तो ये जनरली पब्लिक लाइब्रेरीज या फिर स्पेशल लाइब्रेरीज में यूज होती हैं, और इसमें हम शामिल कर सकते हैं ट्रांसलेशन सर्विसेज को या फिर इंटर लाइब्रेरी लोन को, जहां पर हमें यूजर्स की नीड को तुरंत फुलफिल नहीं कर सकते, हम उससे कुछ टाइम मांगते हैं और उनकी सर्विसेज कहीं से बोरो करके या कहीं से लोन के माध्यम से लेके यूजर्स की नीड को फुलफिल करते हैं। अब हम बात करते हैं इसी में नेक्स्ट पॉइंट की सर्कुलेशन मेथड। इस सर्कुलेशन मेथड एक प्रकार के इशू और रिटर्न काउंटर होता है, जहां पर हम अपने यूजर्स को बुक्स इशू और रिटर्न करते हैं। तो इसमें हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कैसे हम उनके टाइम को बचा सकें। इसके लिए हमें यूजर्स को लाइन में खड़े होने की प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, इसका ध्यान रखना चाहिए। और इसके लिए हमें सर्कुलेशन काउंटर की संख्या को बढ़ाकर इस समस्या से उन्हें बचा सकते हैं, और कहीं कहीं हम सेल्फ इशू रिटर्न काउंटर भी खोल सकते हैं, जिनके माध्यम से लाइन की समस्या से यूजर्स को छुटकारा दिला सकते हैं। अब इसी में हम लास्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं, लाइब्रेरी लोकेशन। तो लाइब्रेरी लोकेशन का भी बहुत बड़ा रोल होता है अपने यूजर्स के टाइम को सेव करने के लिए, क्योंकि अगर हमारी लाइब्रेरी सेंट्रली लोकेटेड होगी तो हम अपने लाइब्रेरी के यूजर्स का बहुत समय बचा सकते हैं, क्योंकि सेंट्रली लोकेटेड होने की वजह से कोई भी डिपार्टमेंट का यूजर मिनिमम दूरी तय करके उस लाइब्रेरी में आ सकता है और वहाँ की सर्विसेज का लाभ ले सकता है। तो ये था फोर्थ लॉस, जिसमें बात की गई थी कि हम यूजर्स के बहुमूल्य समय को कैसे बचा सकते हैं, और इसमें हमने कुछ पॉइंट्स के द्वारा यूजर्स के टाइम को कैसे बचा सकते हैं डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करते हैं फिफ्थ लॉस के बारे में, जिसमें बताया गया है लाइब्रेरी एक संवर्धनशील संस्था है। इसमें हमने लाइब्रेरी की तुलना एक प्रकार शिशु से की है। जिस प्रकार शिशु जन्म लेता है और डे बाय डे उसमें बढ़ोतरी होती है, और उसी प्रकार हमारी लाइब्रेरी भी स्थापित होती है, जन्म लेती है, और धीरे धीरे उसमें डे बाय डे चेंजेस होते रहते हैं, बदलाव होते रहते हैं। ये बदलाव डिफरेंट फॉर्म्स में होते हैं, जैसे कि रीडर्स की संख्या में बदलाव होता है, बुक्स के कलेक्शन में होता है, उसके स्टाफ्स में होता है। तो हम इसे डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सपोज दैट हमारे जो लाइब्रेरी का ढांचा, जो लाइब्रेरी का कलेक्शन है, वो डे बाय डे बढ़ता रहता है, क्योंकि जिस प्रकार शिशु बढ़ता है वैसे प्रकार हमारी लाइब्रेरी में भी डे बाय डे कलेक्शन नया ऐड होता रहता है। तो हमें लाइब्रेरी को बनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसमें इस प्रकार का स्पेस होना चाहिए ताकि जो नया कलेक्शन हो वो एडजस्ट हो सके। तो ये ध्यान रखना चाहिए। अब अगर बात करते हैं रीडर्स की, तो रीडर्स भी हमारे टाइम टू टाइम उनकी संख्या में भी बढ़ोतरी होती रहती है। तो वहां पर जो हम अपने रीडर्स को बैठने की फैसिलिटीज या बुक्स रीडिंग एरिया होता है जो हमारा, तो वो भी इस प्रकार बना होना चाहिए ताकि हम उसे मॉडिफिकेशन कर सके और हम अपने यूजर्स के जो बैठने का स्पेस है उसे बढ़ा सके, और ताकि हम अपने जो यूजर्स नए ऐड में है उनको रीडिंग फैसिलिटीज प्रॉपर अवेलेबल करा सकें, ताकि वो लाइब्रेरी की सर्विसेज का लाभ ले सकें। अब हम बात करते हैं ग्रोथ ऑफ स्टाफ की। तो जैसे कि लाइब्रेरी का कलेक्शन बढ़ता है, रीडर्स बढ़ता है, उसी प्रकार हमारी लाइब्रेरी का स्टाफ भी बढ़ता है, क्योंकि लाइब्रेरी के स्टाफ का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अगर हमारा रीडर बढ़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है हमारा स्टाफ भी ज्यादा होना चाहिए ताकि वो उन्हें मैनेज कर सके। तो हमारे लाइब्रेरी के स्टाफ के साथ साथ उनकी क्वालिटीज में भी बढ़ोतरी होनी चाहिए, जैसे कि उनको प्रॉपर ट्रेनिंग हमें प्रोवाइड कराना चाहिए ताकि वो नई टेक्नोलॉजी से अवेयर हो सके, और उन्हें नई नई टेक्नोलॉजी से अवेयर कराने के साथ साथ हमें टाइम टू टाइम हमें प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करानी चाहिए ताकि वो नई टेक्नोलॉजी से वो अवेयर हो सके और हमारे जो यूजर्स को बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करा सकें। अब हम बात करते हैं वीडिंग आउट। तो वीडिंग आउट एक प्रकार का प्रोसेस होता है जिसमें कि जो अनुपयोगी बुक्स हैं या जो कटी फटी किताबें होती हैं उन्हें हम
अलग कर देते हैं और उनकी जगह हम अपने नए कलेक्शन को ऐड कर सकते हैं। इस प्रकार हम अपने जो हमारा जो बढ़ा हुआ कलेक्शन है उसको भी एडजस्ट कर सकते हैं लाइब्रेरी में। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमें बताते हैं कि लाइब्रेरी एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक जीवित रूप है, या फिर कह सकते हैं कि वो एक लिविंग थिंग है, ना कि नॉन लिविंग थिंग। और इसमें भी टाइम टू टाइम बदलाव होते रहते हैं। यह प्रकार की शिशु की भांति है, जिस प्रकार शिशु बढ़ता है इस प्रकार लाइब्रेरी भी हमारी टाइम टू टाइम बढ़ती रहती है। तो ये हमने डिस्कस किए 5 लॉज, जो कि पहला लॉ था बुक्स आर फॉर यूज, जो बुक्स आर फॉर कंजर्वेशन का नया रूप था। और सेकंड लॉ था एवरी रीडर हिज और हर बुक्स, यानी कि प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। तीसरा लॉ हमने डिस्कस किया प्रत्येक पुस्तक को उसकी या उसका पाठक मिले। और फोर्थ लॉ हमने डिस्कस किया पाठक का समय कैसे बचाएं। और फिफ्थ लॉ था लाइब्रेरी एक संवर्धनशील संस्था है। तो आज हमने डिस्कस किया और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जामिनेशन बनते हैं। और एक बात मैं ऐड करना चाहूंगी यहाँ पर, ये फॉर्मेशन जो 5 लॉज का 1 2 3 4 5 के फॉर्म में था, लेकिन जो पहला लॉ है बुक्स आर फॉर यूज, इसका फॉर्मेशन सबसे अंत में हुआ। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन सर इसको बनाने का श्रेय अपने मैथमेटिशियन गुरु एडवर्ड बी रॉश को देते हैं, जो कि बुक्स आर फॉर यूज यानी कि किताबें उपयोग के लिए हैं। इस प्रकार है। धन्यवाद। और हम जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को लेके। और तब तक के लिए हेलो हल्द्वानी के सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। धन्यवाद।